वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है। उसी में से एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में से ही एक होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या होता है, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत कैसे पड़ती है और क्यों पड़ती है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ये वाला वीडियो पहले आप देख लीजिए, तब आप इस वीडियो पे वॉच करिएगा। अब आज हम क्या क्या देखने वाले हैं ये देख लेते हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि क्या हर एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। हमने देखा था, अगर कोई भी फंक्शन मान लीजिए टी वेरिएबल में आपने एफ टी करके लिखा है, तो इसका आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। यानी कि आपको देखना है, अगर ये एक यूनिवर्स है, यहाँ पे अगर कोई फंक्शन एफ टी के नाम से जाना जा रहा है और इसमें आपने जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो आपको यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल एफ एस के नाम से मिलेगा, जो कि ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो क्या हर फंक्शन के लिए आपका एफ एस एग्जिस्ट करेगा? तो हमने फॉर्मूला तो देख लिया था कि एल एफ टी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये होता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला। पर क्या हर फंक्शन का निकाल सकते हैं? मतलब कोई फ़ायदा भी है किसी फंक्शन के लिए? क्या श्योरिटी है कि आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिल ही जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, और बाकी कुछ और टर्म्स हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है कि क्या हर एक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है? तो इसका मीनिंग है नो। एग्जिस्ट कर सकता है और एग्जिस्ट मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी कंपलसरी कंडीशन है जिसको अगर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा? ठीक है, ऐसी कौन सी नेसेसरी कंडीशन या फिर आप कह सकते हो सफिशिएंट कंडीशन है जिसके बाद फंक्शन जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता ही करता है, उसके बाद में आपको कोई क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए आपको कुछ टर्म समझने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला टर्म है जिसमें हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, आपने आगे देखा होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद हमने एक टर्म लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, और उसके बाद हमने एक टर्म और लिखा हुआ है क्लास ए फंक्शन। ओके, तो देखिए, किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो सफिशिएंट कंडीशन होती है, सफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बट ये कंडीशन नेसेसरी नहीं होती, मतलब कि अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आप उसके बारे में कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन के पास एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 100% एग्जिस्ट करेगा। वो कंडीशन क्या है? वो फंक्शन जो होना चाहिए वो क्लास ए का फंक्शन होना चाहिए। क्लास ए का फंक्शन होना चाहिए किस इंटरवल में? क्योंकि आपने देखा इसमें जो इंटीग्रेशन करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में करते हैं, तो इसी इंटरवल में ये क्लास ए का फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो बस यही है सिंपल सा आपका सफिशिएंट कंडीशन इसकी, किसी भी फंक्शन का अगर वो क्लास ए का फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी इंटरवल में, तो उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा, और ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। क्लास ए का फंक्शन क्या होता है? किसी भी फंक्शन को क्लास ए का फंक्शन तब कहते हैं जब उस इंटरवल में पहली बात वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए, और सेकेंड वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए। ओके, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होना चाहिए, तब हम उसी फंक्शन को क्लास ए फंक्शन कहते हैं। यानी कि इन दोनों कंडीशन को ऐड करके बनता है क्लास ए का फंक्शन। ठीक है, अब पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का मतलब क्या होता है?
तो अगर हम बात करें पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन की, तो हमने कंटिन्यूटी का टॉपिक आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूस कब कहते हैं? किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है, यानी कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए पे और लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए पे और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों आपस में जब बराबर होते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन f(x) जो है वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है। ओके, अब इनके अलावा कोई सी भी कंडीशन होती है वो डिसकंटिन्यूटी में आ जाती है। जैसे कि अगर सपोज करिए आपने कई टाइप की डिसकंटिन्यूटी पढ़ी होंगी, टाइप फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऐसे आपने कई टाइप की डिसकंटिन्यूटी भी पढ़ी होंगी। तो जब अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करती हैं, एग्जिस्ट का मतलब फाइनाइट वैल्यूज़ हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, बट ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन। इस केस में जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू ए पे कैसा फंक्शन बनेगा? डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। और इस टाइप की जो ये जो डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है, जब ए भी याद रखना है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि फाइनाइट वैल्यूज़ हैं बट दोनों इक्वल नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। तो पीस वाइज कंटिन्यूटी में सबसे पहली बात तो आप किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, एक पॉइंट पे पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। पीस का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंटर में वो पीस वाइज क्या है? कंटिन्यूस है। यानी कि अगर किसी इंटरवल में मान लीजिए आपने ए से बी इंटरवल को कंसीडर किया है और इस इंटरवल में नंबर ऑफ फाइनाइट पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन जो है इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी रखता है, उसके अलावा बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ तो मान लीजिए एक पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये ए से बी का इंटरवल हो गया, इसके बीच में आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है, इनके बीच में आपको एक फंक्शन ड्रॉ किया होगा। अब अगर ये पीस वाइज कंटिन्यूस है फंक्शन, तो ए से बी के बीच में आपको फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे मिलेंगे, मान लीजिए 2 पॉइंट हमने यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, सी नाम रख दिया, यहाँ पे डी नाम रख दिया, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, इनके अलावा बाकी सब जगह फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हमने ए से ग्राफ शुरू किया होगा और आपका सी तक पहुंचा, अब सी पे डिसकंटिन्यूस होना है, तो डिसकंटिन्यूस भी कैसा? राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट दोनों अलग अलग आ रही है। यानी कि सी के जब तक राइट हैंड पे थी तो कुछ वैल्यू थी और जैसे ही लेफ्ट हैंड पे आया आपकी वैल्यू चेंज हो गई। तो मान लीजिए आपके पास वैल्यू कुछ इस टाइप की बन गई, ठीक। फिर अब क्या होगा? ए से सी में देखिए कंटिन्यूटी है ग्राफ में, तो यानी कि कंटिन्यूस है, लेकिन सी पे डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि सी पे कर्व क्या हो जा रहा है? ब्रेक हो जा रहा है। फिर से सी से डी में फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि एक फ्लो है ना ग्राफ का, अपना एक ग्राफ बनता जा रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है। लेकिन जैसी डी पे भी डिसकंटिन्यूस हो रहा है ग्राफ, यानी कि डी के लेफ्ट साइड में आया है तो आपका वैल्यू अलग है, जैसी राइट साइड में आया तो कुछ वैल्यू अलग से एकदम से ही चेंज हो गई और आपका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे डी पे भी डिसकंटिन्यूस है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूँ तो आपको लग रहा है सी और डी की वजह से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर ये ग्राफ मान लीजिए ऐसे ऐसे जुड़ जाता बाय चांस तो ये कंटिन्यूस ग्राफ हो जाता, कहीं पे ब्रेक ही नहीं होता। लेकिन इन दोनों पॉइंट की वजह से ये ग्राफ ब्रेक कर रहा है। लेकिन ए से बी में इसी वजह से, चूँकि टुकड़ों टुकड़ों में कंटिन्यूस है, पहले इस सेक्शन में कंटिन्यूस है, फिर इस सेक्शन में कंटिन्यूस है, फिर डी से बी में कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को ही हम कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। पीस वाइज या सेक्शन वाइज कंटिन्यूस फंक्शन आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि सेक्शन में कंटिन्यूटी है, ए से सी में कंटिन्यूस है, फिर सी से डी में कंटिन्यूस है, फिर डी से बी में कंटिन्यूस है। ये बीच के जो गैप है इनमें बस कंटिन्यूस नहीं है। तो चूंकि टुकड़ों टुकड़ों में कंटिन्यूस है ग्राफ, तो इस वजह से हम इस फंक्शन को ए से बी के इंटरवल में पीस वाइज कंटिन्यूस कहेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि जिन पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस होगा वो तो एक तो नंबर ऑफ दीज पॉइंट्स फाइनाइट होंगे, और दूसरी चीज़ उनमें कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी आएगी, जब उसकी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट करेगी, बट उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं आएगी, ठीक है।
और किसी भी टाइप की डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ऐसा एक टाइप की रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी होती है ना, जिसमें आप क्या कहते हो, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों इक्वल हैं, बट ये दोनों वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। बट इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी से पीस वाइज कंटिन्यूटी नहीं बनती, ठीक है। आपके पास स्पेशली इसी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी काइंड की जब डिसकंटिन्यूटी होगी इन पॉइंट्स में, तभी इस होल सिनेरियो को पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कहा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे पीस वाइज डिसकंटिन्यूस है या नहीं है, जो भी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैं इस फंक्शन की बात करूँ 1/t-1, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो ये 1 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा। बट इसमें बात यह है कि 1 पे क्या इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, 1 पे तो इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो भी निकालोगे वो क्या आ जाएगी आपकी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो डिसकंटिन्यूस तो है, बट ये इस टाइप वाली डिसकंटिन्यूस नहीं है, तो ये किसी भी इंटरवल में पीस वाइज कंटिन्यूस में नहीं इंक्लूड कर सकते आप इसको, ठीक है। तो ये पीस वाइज कंटिन्यूटी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। किसी भी फंक्शन के एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसकी भी छोटी सी डेफिनेशन है कि किसी फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन तब बोलते हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन टी है, एफ टी है, ठीक है। तो कई तरीके से लिखा जाता है इसको, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फ़ा या ए ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए का तब बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए तब बोला जाता है जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे, सॉरी t टेंस टू इन्फिनिटी करने पे इसकी वैल्यू निकाली e⁻at ft का मॉड, यहाँ पे माइनस भी लगा लीजिए, ये वैल्यू लेस देन कैपिटल M, जहाँ पे M जो होगा वो एक कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा। अगर किसी भी फंक्शन के लिए A ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि ये जो लिमिट है ये बाउंडेड है, मतलब कुछ फाइनाइट नंबर अगर आ रही है, तो हम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर A का फंक्शन बोलते हैं। ओके, जैसे कि इसको हम दूसरा तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ft का मॉड इज़ लेस देन m ई, क्योंकि इसको अगर मैं इधर की साइड ले जाऊंगी तो ये -at की जगह +at आ जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a का, ठीक है। ये a यहाँ से होता है, यहाँ पे अगर आपके पास 2 है तो 2 ऑर्डर का है, 3 है तो 3 ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हम ऐसे डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। तो एग्जाम्पल है आपके पास t की पावर n, ठीक है, जहाँ पे n आपका ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, n आपका लेस देन 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही केस के लिए आप देख लीजिए। तो पहले केस में t की पावर n है कोई फंक्शन ft, और n जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। पहला केस हम ये ले लेते हैं। तो क्या ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है? तो देख लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस डेफिनेशन से जाइए या तो आप इस डेफिनेशन से जाइए, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन ज़्यादा इजी पड़ती है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी मॉड लगाना है, लगाइए e की पावर -at ft की वैल्यू कितने लगा देंगे यहाँ पे, t की पावर n, इसका लिमिट निकालिए, ठीक है। ये लिमिट अगर फाइनाइट आई तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, अदरवाइज नहीं है। तो इसकी लिमिट कैसे चेक करेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी t रेज टू दी पावर n अपॉन में e की पावर at आ जाएगा। देखिए t की पावर अगर आपका n जो है वो पॉजिटिव है तो t इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा, t³ अपॉन में e की पावर a3t। ओके, अब इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा, फिर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर डिफ्रेंशिएशन नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो एक बार बनेगा ये 3t² अपॉन में a e की पावर at। फिर से एक बार करेंगे तो 6t बनेगा, फिर अगली बार करेंगे तो लास्ट में 6 अपॉन में समथिंग कुछ a³ e की पावर at बनेगा। अब अगर लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो टोटल सॉल्व करके क्या बनेगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि
0। तो ये फाइनाइट वैल्यू आ गई आपकी, किसी फाइनाइट नंबर से लेस देन होना चाहिए, तो ये वैल्यू किससे लेस देन आएगी, चूँकि इक्वल टू 0 आई तो ये लेस देन आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, किसी भी नंबर से लेस ले लीजिए। तो आपने देखा इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से n अगर नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो उस केस में भी एग्जिस्ट करेगा। उस केस में तो और आसान है, मान लीजिए n इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया, -2 ले लिया, ठीक है, नेगेटिव के लिए। तो इसका देखिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, e रेज टू दी पावर -a t की पावर -2। तो इस केस में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/t² e की पावर at। अब t टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो जो t की पावर n है इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है, मान लीजिए आपने ft इज इक्वल टू क्या ले लिया है, e रेज टू दी पावर t²। तो इस फंक्शन में आप देखिए ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है या नहीं है, तो इसके लिए फिर से आपको वही लिमिट निकालनी पड़ेगी, e रेज टू दी पावर -at e रेज टू दी पावर t² का मॉड। चूँकि पॉजिटिव है सब कुछ तो आप मॉड हटा भी सकते हैं, e रेज टू दी पावर t² अपॉन में आ जाएगा e की पावर at करके बन जाएगा। या फिर इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर t कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे अंदर बचेगा t - a। अब e की पावर इन्फिनिटी कितना बनेगा, e की पावर इन्फिनिटी बनता है। तो ये एक फाइनाइट नंबर नहीं, यानी कि आप लेस देन किसी फाइनाइट नंबर से m नहीं बोल सकते हो ना, तो इन्फिनिटी आ गया, यानी कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी क्लियर हो गया होगा। बस तो जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है, दोनों मिला के उसी को हम कह देते हैं क्लास ए का फंक्शन है बस। और जिसका ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा होगा उसे ही हम कहते हैं उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। तो आप कई तरीके से इसी चीज़ को कह सकते हो। आप कह सकते हो किसी भी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। तो सफिशिएंट कंडीशन होती है कि अगर कोई फंक्शन एक तो पीस वाइज कंटिन्यूअस है प्लस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में आपको पता है क्या लिख सकते हैं, ft का मॉड इज़ लेस देन m e रेज टू दी पावर at एज t टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। तब आप कहते हो कि फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। इतनी पूरी सब चीज़ें नहीं लिखनी, तो आप शॉर्ट में आपको पता है ये दोनों डेफिनेशन या दोनों कंडीशन मिला के क्या कहलाता है कि अगर कोई फंक्शन क्लास ए का फंक्शन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे लास्ट चीज़ है, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये कैसी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, यानी कि ऐसा अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर किसी में ये कंडीशन लग रही है तो उसका एग्जिस्ट करेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि जिसमें नहीं लग रही उसका नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें ये फंक्शन जो है वो क्लास ए का फंक्शन नहीं है, क्लास ए का फंक्शन नहीं है, बट उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बट ऐसा भी नहीं है कि कोई फंक्शन अगर क्लास ए का फंक्शन नहीं है तो हो सकता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें ये क्लास ए का फंक्शन नहीं है बट उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो एग्जांपल है आपके पास ft इज इक्वल टू 1/√t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यही है ना, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर -st 1/√2dt। यहाँ पे ft की जगह हमने 1/√t लगा दिया है, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, आप जितनी जल्दी इंटीग्रेट कर लेंगे भाई इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो है बाई पार्ट से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/√s इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू दी पावर माइनस, यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा √st की जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे x। तो यहाँ से इसको करेंगे तो dt अपॉन में √t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/√s और आगे से आ जाएगा आपके पास dx, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी e की पावर -x² इंटू dx। और लिमिट तो आपको पता है, t की जगह 0 लगाएंगे तो x भी 0, t की जगह इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये भी 0। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी वैल्यू होती है √π/2। तो 2/√s इंटू √π/2। तो टोटल सॉल्व करके क्या बन रहा है आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √π/s, ठीक है। तो 1/√t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो √π/s होता है। तो ये
इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, क्लियर हो गया। लेकिन जो 1/√t होता है, अगर इस इंटरवल में बात करूँ 0 से इन्फिनिटी में, तो ये देखिए 0 में कंटिन्यूस नहीं होगा। और आप देख सकते हैं 0 पे वैल्यू इसकी क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। तो ये जो है कंटिन्यूस तो नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में सिर्फ 0 पे दिक्कत कर रहा है, बाकी सब जगह क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन जो ये डिसकंटिन्यूटी है वो उस टाइप की नहीं है, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना ये, क्योंकि टी पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बट पीस वाइज कंटिन्यूस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बस वो इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये दूसरे सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि अगर पीस वाइज कंटिन्यूस होता और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होता तो ये क्लास ए का फंक्शन हो जाता, तब तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता ही। बट ये जो फंक्शन है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, यानी कि ये क्लास ए का फंक्शन नहीं है, यानी कि जो सफिशिएंट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके बावजूद इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को समराइज़ करूं तो हमने कहा कि क्या हर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, तो आप कहते हैं नहीं एग्जिस्ट करता। कब करता है, आपने एक सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी कि अगर फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है प्लस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, जिसको एक साथ कह देते हैं क्लास ए का फंक्शन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करता ही करता है। बट चूँकि ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मतलब अगर कोई फंक्शन जो है वो क्लास ए का फंक्शन नहीं है तो भी उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, और मे बी नॉट, ठीक है। दोनों कंडीशन इस केस में बनती है। हमने एक एग्जांपल भी देखा 1/√t जी, ये जो है वो क्लास ए का फंक्शन नहीं है, यानी कि ये इसमें लाई नहीं करता, बट इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम नॉर्मल क्वेश्चन जो कि फंक्शन है, फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे निकालते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।